गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारत में विभिन्न ब्याज दरें उनके बारे में बताऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट कैसा है भारत में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्याज दरें क्या होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों का विशेष महत्व होता है। ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व रखती है। ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में बचतों को प्रोत्साहित करती है, जिससे लोग बचत करने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। इसके अलावा ब्याज दरें जो निवेश की मात्रा को भी प्रभावित करती है कि देश में विदेशों से भी पूंजी का जो प्रवाह इनफ्लो है और आउटफ्लो है उसको वो बहुत कुछ ब्याज दरों पर निर्भर करता है। ब्याज दरें उधार लेने वालों के लिए लागत होती है, तो निवेश करते हैं वो, और निवेश की जो दिशा है वो भी ब्याज दरों से प्रभावित होती है। और जो बचत करते हैं हाउस होल्ड या अन्य व्यापारी लोग, उसको बैंक में जमा कराते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है उससे भी वो ज़्यादा होने से वो बचत के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बचत एवं निवेश की मात्रा को प्रभावित करती है। तो देश का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार एवं संकुचन ब्याज दरों पर निर्भर करता है। ब्याज दरें साख की मात्रा को प्रभावित करती है। साख मतलब जो व्यापारी वगैरह उधार लेते हैं, अगर ब्याज दरों पर निर्भर करता है। अगर ब्याज दर सस्ती हैं तो ज़्यादा उधार लेंगे और व्यवसाय का विस्तार करेंगे, और उस अर्थव्यवस्था में भी तेजी आती है, अर्थव्यवस्था के विकास में भी तेजी आती है। और यही नहीं, जो देश में जो प्रचलित ब्याज दरें होती है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों को भी प्रभावित करती है, उनसे प्रभावित भी होती है। इस प्रकार ब्याज दरों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विशेष महत्व है। तो ब्याज दरें भारत में मोटे तौर पे देखें तो जो ब्याज दरें होती है वो रिजर्व बैंक की उससे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिजर्व बैंक में आपको पहले भी इसके कार्य के बारे में बता चुकी हूँ। जो देश का ये केंद्रीय बैंक होता है और ये अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्रियाओं को निर्देशन क्रियाओं पर अन्य बैंकों पर, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है और देश में साख की मात्रा और मौद्रिक नीति को प्रभावित करता है। इसके अलावा भारत में इस प्रकार नियंत्रित ब्याज दरें क्योंकि आरबीआई द्वारा वो निर्धारित की जाती है। इसके साथ में कुछ ब्याज दरें ऐसी भी जो मार्केट के द्वारा डिसाइड होती है कि मार्केट में कितना उसकी मांग है और कितनी सप्लाई है, उसके आधार पर हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाजार दरें जो है रिजर्व बैंक जो है बैंक दर का निर्धारण करके काफ़ी मात्रा में इसको प्रभावित करता है। 1990 तक भारत में महंगी साख नीति अपनाई गई थी, ब्याज दरें ऊंची होती थी, लेकिन 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण आने के पश्चात ब्याज दरों में कमी का रुख रहा है। अब सस्ती साख नीति का अनुसरण किया जाता है, ब्याज दरें काफ़ी घट गई है और उससे तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बताती हूँ आपको ब्याज क्या होता है, ब्याज दरें क्या होती है। अगर साधारण भाषा में बोले तो ब्याज से अभिप्राय उस भुगतान राशि से लगाया जाता है जो ऋणी द्वारा, जो ऋण लेता है, ऋणदाता को उसको धन के उपयोग के बदले में चुकाया जाता है। ऋणदाता कोई भी हो सकता है, ऋण देने वाला बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थाएं भी हो सकती है, साहूकार महाजन भी हो सकते हैं, व्यापारी आपस में भी एक दूसरे को लोन देते हैं। तो जो पूंजी के प्रयोग के बदले है ना, धन के उपयोग के बदले जो भी भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है, ब्याज। और अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ब्याज का अभिप्राय राष्ट्रीय आय के उस भाग से जो पूंजी के उपयोग के बदले में पूंजीपतियों को चुकाया जाता है जो अपनी पूंजी उधार देते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं, जैसे मार्शल के अनुसार ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग का मूल्य है, ठीक है ना। पूंजी के उपयोग के बदले जो भी ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज चुकाया जाता है, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। कीन्स के अनुसार ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। ये तो डिफरेंट परिभाषा है। कीन्स ने ये कहा था कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हमारी लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कैश कम हो जाती है, तो उस तरलता का परित्याग किया जाता है, तो उसके बदले जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है, ब्याज। जैसे हम बैंक में अपना पैसा जमा करा रहे तो अभी हमारे हाथ में नहीं, तो लिक्विडिटी इतनी ही नहीं रहती है, तो उसकी तरलता के परित्याग के लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा वो क्या कहेगा, ब्याज। जितना अधिक तरलता लंबे समय के लिए लिक्विडिटी का त्याग किया जाता है, इंटरेस्ट रेट उतनी ही ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है। तो ब्याज में हम दो बातें शामिल करते हैं। इस तरह से ब्याज में दो प्रकार के होते हैं। एक तो विशुद्ध ब्याज होता है, वह राशि जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले मिलती है, वो कहलाती है विशुद्ध राशि। ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट। लेकिन अगर इस राशि में जोखिम, असुविधा एवं प्रबंध, जो व्यक्ति ऋणदाता है उसको जोखिम उठाता है भी, उसका पैसा मिले ना मिले ऋण देते हुए, असुविधा भी होती है उसको कलेक्शन करने में, एवं प्रबंध करना पड़ता है, उसको मेंटेन रिकॉर्ड्स वगैरह रखना पड़ता है, और समय समय पर अपने जो ब्याज उधार पैसा दिया है उसके निगरानी के लिए भी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो आदि के प्रतिफल के बदले जो चुकाया जाता है वो सकल ब्याज कहलाता है। तो विशुद्ध ब्याज के अंदर अगर हम जोखिम का प्रतिफल जोड़ दे, असुविधा का प्रतिफल जोड़ दे और प्रबंध का प्रतिफल जोड़ दे, तो वो क्या कहलाएगा, सकल ब्याज। तो ज़्यादातर जो ब्याज दर हम बात करते हैं वो सकल ब्याज की ही बात करते हैं, जिसके कारण ब्याज दरों में भिन्नता देखने को मिलती है। पूरे देश में एक ब्याज दर प्रचलित नहीं है, हर प्रयोग के अनुसार, स्थितियों के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार जो है ब्याज दर बदलती रहती है। और जब हम ब्याज दर की बात करते हैं तो जो उसको हम प्रतिशत, सैकड़े में व्यक्त करते हैं। जैसे 8% वार्षिक, मतलब 8% इंटरेस्ट है पर ईयर। और तो इस प्रकार ब्याज दरें जो हैं वो समय, स्थान, उपयोग और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। भिन्नता का कारण क्या है, केवल जो शुद्ध ब्याज दर है वो तो सब उपयोगों में समान रहता है, लेकिन जो सकल ब्याज है उसमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जोखिम अलग अलग प्रयोगों में, अलग अलग व्यवसाय और अलग समय पर अलग अलग होता है। असुविधा का प्रतिफल भी जोड़ा जाता है उसमें, प्रबंध का प्रतिफल भी जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट कारण है कि भारत में ब्याज दरों में भिन्नता के क्या कारण हैं। तो भारत में ब्याज दरों में भिन्नता अलग अलग देखने को मिलती है। इसके कई कारण हैं। तो व्यवसायिक जोखिम में अंतर, ठीक है, जिसमें जितना अधिक जोखिम होगा पूंजी लगाने में, वहाँ ब्याज दर उतनी ही ऊंची होगी, और कम जोखिम होगा तो ब्याज दर कम होगी। व्यक्तिगत जोखिम में भिन्नता भी होती है। जब आप पर्सनल किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका कैरेक्टर ईमानदार है, विश्वसनीय है, उसको ध्यान में रखकर हम पूंजी देते हैं, ऋणदाता पूंजी देता है ताकि पूंजी उसको समय पर वापसी मिल जाए। तो जिन व्यक्तियों की, जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं या थोड़े से अविश्वसनीय होते हैं, वहाँ ब्याज दर ऊँची होती है, और जहाँ पर ईमानदार और विश्वसनीयता ज़्यादा होती है वहाँ पर ब्याज दर थोड़ी नीचे भी रखी जा सकती है। जैसे महाजन वगैरह ऋण देते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं व्यापारी भी। थर्ड है ऋण अवधि, कितने समय के लिए ऋण दिया जा रहा है। ऋण अवधि जितनी छोटी होगी ब्याज दर उतनी कम होगी, ठीक है, और ऋण अवधि जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि अब ज़्यादा अवधि होने पर जोखिम, असुविधा और प्रबंध पर अधिक व्यय करने पड़ते हैं और जोखिम की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दूरी का अंतर। वही, अगर दूरी ज़्यादा है पूंजीपति के निवास से, ठीक है, जहाँ वो विनियोग कर रहा है ब्याज है, तो ब्याज कम होगा, क्योंकि आने जाने में भी उसका कलेक्शन के लिए आना जाना है, उसमें पैसे का ज़्यादा लगते हैं। और ऋणी और ऋणदाता के बीच के स्थान की दूरी जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी। दूरी जितनी कम होगी ब्याज दर उतनी ही कम होती है। ऋण की जमानत, अगर जमानत, उचित पर्याप्त जमानत देकर ऋण प्राप्त किया जाता है तो उससे ऋण वापसी और ब्याज वसूली में जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है, अनिश्चितता नहीं रहती है, तो वहाँ पर ब्याज दर कम होती है। और जब बिना जमानत के ऋण दिया जाता है, ठीक है, कोई सिक्योरिटीज जमानत के रूप में नहीं रखी जाती, तो वहाँ ब्याज दर ऊंची होती है। आर्थिक स्थिति पे भी निर्भर करता है कि ऋणी की आर्थिक स्थिति कैसी है। जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी अधिक होगी वहाँ पर उसको कम ब्याज दर पर पैसा प्राप्त हो जाता है, और जिसकी आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर है उन पर ब्याज दर उनके लिए अधिक हो सकता है। इसलिए यही कारण है कि सरकार जो है बीपीए या गरीब परिवारों के लिए बैंकों निर्देश है, किसान है उनके लिए तो सस्ती, मतलब निर्देश दिए जाते हैं समय समय बैंकों को कि उनको कम ब्याज पर कैसे पैसा दिया जाए। असुविधा व प्रबंध में अंतर, जितनी असुविधा ज़्यादा होगी प्रबंध जितना अधिक करना पड़ेगा, व्यवस्था पर पैसा जितना खर्च होगा ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी, और जितना कम असुविधा होगी ब्याज दर उतनी ही कम होगी। ऋण उद्देश्य में भिन्नता, ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है। अगर उत्पादक कार्यों के लिए लिया जा रहा है तो ब्याज दर कम होती है। अगर अनुपादक कार्य के लिए ऋण ले रहा है, पर्सनल वर्क के लिए, विवाह, प्रीति भोज, मृत्यु भोज आदि अनुपादक कार्यों के लिए अगर वो ऋण लेता है तो ब्याज दर अधिक होती है। पूंजी की उत्पादकता, जिन कार्यों में पूंजी की उत्पादकता अधिक होती है ब्याज दर तो उस पर पूंजी व्यवसाय या उद्योगों से अधिक ब्याज मिल सकता है, और पूंजी जिसमें पूंजी की उत्पादकता कम होती है वहाँ थोड़ा ब्याज कम मिलता है। आर्थिक विकास स्तरों में भिन्नता, कि आर्थिक विकास का स्तर कैसा है देश में। अगर विकसित देश है तो वहाँ पर ब्याज दर ज़्यादातर नीची होती है, और जो देश आर्थिक विकास से उन्नत है वहाँ पर
उनकी पूंजी निर्माण की गति से होने की पूंजी की पूर्ति अधिक होती है, अतः ब्याज दर भी नीची रहेगी। जबकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश है, वहाँ पर बचत दर कम होने से पूंजी निर्माण कम हो पाता है, तो ब्याज दर भी अधिक होती है। भारत जैसे देश में जो पश्चिम के देश है, 5 विकसित राष्ट्र हैं, उनकी अपेक्षा ब्याज दर ऊंची है। बैंकिंग सुविधाओं में अंतर, जहाँ पर बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अभाव है वहाँ ब्याज दर अपेक्षा ऊंची होती है, और जहाँ बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पर ब्याज दर कम होती है। पूंजी की गतिशीलता में अंतर, पूंजी की गतिशीलता पर ब्याज दर निर्भर करती है। विकसित उन्नत राष्ट्र जहाँ पूंजी गतिशीलता अधिक है, पिछड़े व विकसित देशों से वहाँ ब्याज दर कम है। यही कारण है उनका कि वहाँ पर पूंजी की गतिशीलता देखने को मिलती है, क्योंकि अगर पूंजी जितनी गतिशीलता अधिक होगी उतनी ही पूंजी की ब्याज दर भी कम होती है। व्यापार स्थिति कैसी है, अगर तेजी काल है तो ब्याज दर बढ़ जाती है, मंदी काल में ब्याज दरें घट जाती है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने की होड़ लगी होती है और इसे पूंजी का विनियोग बढ़ाया जाता है। राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर, राजनीतिक परिस्थितियों में से ब्याज दर प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता है, सुरक्षा, शांति है, आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बचत ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होने से पूंजी की ऋणी ब्याज दरें घटती है। जबकि राजनीतिक अस्थिरता होती है, अगर देश में युद्ध या अन्य स्थिति अशांति है तो लोग जो है उधार देना पसंद नहीं करते और ब्याज दर भी बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं विदेशी प्रवाह में अगर विकसित देशों से प्रभाव पूंजी का बढ़ता है तो ब्याज दर घटती है, अगर पाबंदी है उस पर तो ब्याज दर देश में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कई कारण हैं जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि भारत में विभिन्न ब्याज दरें कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर अध्ययन के तौर पे देखें तो भारत में 2 तरह की ब्याज दरें प्रचलित है, एक तो प्रशासित ब्याज दरें और नियमित बाजार दरें, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इनका निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के निर्देशन में, मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार के निर्देशन में किया जाता है। तो इसमें प्रशासित ब्याज दर होती है, इसे बैंक दर है, हम अभी डिटेल में बताऊंगी। बैंक जमा पर ब्याज दरें, ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज दरें, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट। बाजार उन्मुख जो ब्याज दरें हैं उसमें अंतर बैंक याचना ब्याज दरें, व्यापारिक साख की ब्याज दरें, नियमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, अनिगमित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ की उनकी जो है उस पर ब्याज दरें, और असंगठित क्षेत्र की जो ब्याज दरें वो आती है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रशासित और नियमित ब्याज दरें क्या होती हैं। ये वे दरें होती है जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित होती है, अधिकृत होती है। ये ब्याज दरें बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के सामने से निर्धारित नहीं होती है, जबकि रिजर्व बैंक जो है इनको अधिकृत व नियमित करता है। इसलिए इस ब्याज दरों को हम प्रशासित ब्याज दरें या नियमित ब्याज दरें या नियंत्रित ब्याज दरें भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ब्याज दरें आती हैं, बैंक दर आ जाती है, और अभी भी बैंक जमाओं पर दी जाने ब्याज दरें हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह या बॉन्ड्स, समय उन सबका समावेश होता है, जिनका डिटेल विवरण इस प्रकार है। बैंक दर, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक के जो प्रथम श्रेणी के बिल हैं उनकी जो कटौती करता है, डिस्काउंट करता है, वो क्या कहलाती है, बैंक दर, अथवा उन्हें उधार देता है, वो बैंक दर कहलाती है। तो रिजर्व बैंक रेट में परिवर्तन करके देश में साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। समय समय पर अगर उसको साख की मात्रा बढ़ानी है देश में तो बैंक दर को कम कर दिए देंगे। बैंक दर कम होने से जो बैंक रेट को बढ़ा देते हैं अगर रिजर्व बैंक को प्रभावित होती है। अगर देश में मुख्य ब्याज के आधार पर बैंक ब्याज दरें प्रभावित होती है। जब बैंक साख में वृद्धि करनी हो तो रिजर्व बैंक इसको घटाता है ना, और अगर साख में कमी करनी है तो रिजर्व बैंक इसको बढ़ा देता है। और वर्तमान में जो बैंक दर है वो 4.65% है 6 अगस्त 2020 को। इसमें समय समय में परिवर्तन होते आए हैं, और वर्तमान में जो ब्याज दर है 4.65% है। तो बैंक दर मुख्य रूप से रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो व्यापारी बैंकों के जो प्रथम श्रेणी की जो बिलों की कटौती करता है। इसी के आधार पर जो बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी दर उस पर ही निर्भर करती है। इसमें परिवर्तन होने से उसमें भी परिवर्तन होता है। दूसरा, बैंक जमाओं पर ब्याज दरें। बैंक जमाएं मतलब जो ग्राहक कस्टमर है ना, जो बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, व्यापारिक बैंक जो जमाई स्वीकार करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, बैंक जमा पर ब्याज दरें।
तो बैंक कई प्रकार से जमाई स्वीकार करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट। इसमें एक तो जो सेविंग अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रैकरिंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, आदि पर ब्याज दरों का जो निर्धारण है वो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। व्यापारी बैंकों को हालांकि थोड़ी बहुत छूट है, इसमें वो कमी या वृद्धि की छूट दी जाती है, लेकिन इनका निर्धारण मुख्य रूप से रिजर्व बैंक करता है। जैसे वर्तमान में एसबीआई की जो ब्याज दर है वो 2.7% है, किसी में 3 है, किसी में 3.5 है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग बैंकों की अलग अलग है, लेकिन इनका निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जबकि सेकंड है ऋणों एवं अग्रिमी पर ब्याज दरें। ऋण एवं जो एडवांस दिए जाते हैं उस पर व्यापारिक बैंक जो उद्योग और व्यापार को जो अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, ऋण अग्रिम नगद साख अधिविकर्ष के रूप में दिए जाते हैं। हम पहले भी डिटेल में दे चुके हैं, अल्पकालीन ऋण अग्रिम देते हैं ना, इस पर ब्याज दरें भी रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों से ही होता है। इन्हें प्रशासित दरें इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिजर्व बैंक इनका निर्धारण करता है। हालांकि कुछ बैंकों को भी इसमें कुछ कम या वृद्धि पॉइंट्स में, बहुत ज़्यादा नहीं, पॉइंट्स में कम वृद्धि करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। ब्याज दरें फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है, समय समय पर बदलती भी रहती है। तीसरा, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें। सरकार द्वारा अपनी जो वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक के माध्यम से जो सरकार अल्पकालीन प्रतिभूतियां जैसे ट्रेजरी बिल है, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय ट्रेजरी बिल, 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल, इन सबको सरकार, और इसके अलावा सरकार बॉन्ड्स, दीर्घकालीन ऋणों के लिए सरकार बॉन्ड्स जारी करती है। बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इंदिरा का विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आदि की जो दरें का निर्धारण है वो रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार के निर्देशन में समय समय पर किया जाता है और सरकार इनको परिवर्तित करती है और सरकार ही इनका निर्धारण करती है। रिपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की अतिरिक्त जमानत पर बैंकों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा नियमित जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनको अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो रिजर्व बैंक इस ब्याज दर का उपयोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए या उसकी मात्रा को अगर आवश्यकता है तो अगर मुद्रा विस्तार करना है तो उसके रूप में करती है। यदि बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना चाहती है, अगर उसको बढ़ाना चाहती है, अगर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का मतलब है अगर सरकार जो है साख की मात्रा को कम करना चाहती है, जो बैंकों की साख निर्माण की क्षमता है उसको कम करना चाहती है, तो इस दर को सरकार क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। अगर कम करना, देश में विस्तार करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा जो बैंक है वो ज़्यादा ऋण लेंगे और उसको उनकी उधार की क्षमता भी आगे बढ़ेगी। वर्तमान में जो रेपो दर है वो 6 अगस्त 2020 को 4% है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर, ये उल्टा है। यह वह ब्याज दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो वित्तीय संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, फालतू में जो कैश संस्थाएं, तरल कोष पड़े हैं, ठीक है, जमाओं पर जो ब्याज देता है, ठीक है, उनकी जमाएं जो है उन पर ब्याज देता है। वो अगर रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाएं रखते हैं तो वह क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो दर, जो वर्तमान में 3.35% है। इसे समय से परिवर्तन हुए हैं, पहले 3.25% थी, इसको बढ़ाया गया, 6-7 भी पहुंच गई थी, और धीरे धीरे इसको कम करके, क्योंकि अब रिजर्व बैंक जो है महंगी साख नीति अपनाई थी 90 तक, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद सस्ती साख नीति के तहत इन सब दरों में कमी की जा रही है, ताकि देश में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लें, पूंजीपति वगैरह उधार लें और वो निवेश ज़्यादा हो और देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सके। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जो प्रशासित ब्याज दरें प्रचलित है, इसमें कुछ कमियां देखने को मिलती है। एक तो जमाओं पर जो ब्याज दर है डिपॉजिट पे वो बहुत ही कम है और विवेकपूर्ण है, ठीक है। तो इससे लोग बैंक में पैसे जमा करने के लिए उनमें आकर्षण नहीं हो पाता, तो इस बैंक जमा को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है विविधात्मक ब्याज दर जो है, जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका व्यापारिक बैंक है उनकी प्रॉफिट पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। कमज़ोर और गरीब वर्गों को सस्ती अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण देने पर जो है बैंकों को जो लाभ है वो कम हो रहा है और कई बार उनका पैसा भी डूब जाता है।
तीसरा, जो सरकार के पास जो ट्रेजरी बिल और सरकार जारी करती है, उसमें भी जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम है। केवल जो भारत की जो जीवन बीमा निगम है, साधारण बीमा, अन्य वित्तीय संस्थाएं, केवल जो उनको वैधानिक तरल कोष रखने हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ट्रेजरी उतना ही कार्य करने को जो बाध्य है उनको करना है, बस वही उसमें इंटरेस्ट देते हैं इसे, क्योंकि उसमें लाभ बहुत कम होने की वजह से अब उन पर ब्याज दरें जो हैं, ब्याज जो दर है वो नीची होने से लाभ कम होता है, वित्तीय संस्थाओं को और बैंकों को लाभ कम मिलता है, तो केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट ही बैंक के पास रखते हैं इस कारण से। तो इस पर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा जो है ट्रेजरी बिल जारी करके नहीं जुटा पाती है। पीएलआर का मतलब है प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट मतलब जो 5 बड़े बैंक हैं उनकी जो औसत ब्याज दर होती है ये ज़्यादातर ऊंची है, और जिसकी वजह से बैंक दरों का शोषणात्मक होने की वजह से जो ज़्यादा दरें हैं, नॉर्मली जो बैंक रेट है या ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स है सरकार के, उनसे इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो लोग क्या, बैंक की बजाय लोग पर्सनल सोर्सेज से ऋण लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रिजर्व बैंक को जो पीएलआर है उसमें कमी करनी पड़ेगी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्धारित जो पीएलआर है अपेक्षाकृत ऊंची है, तो बैंक से ऋण लेना बहुत महंगा पड़ता है व्यक्तियों को, इसे बैंकों के ऋणों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रशासित ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। भारत में जो ब्याज दरें हैं बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उसमें थोड़ा बहुत समय समय पर जो गैप है उसको कम करना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर बाजारोन्मुख ब्याज दरें हम बताएंगे, अगर ये ब्याजोन्मुख दरें कम या ज़्यादा हैं तो लोग जो है फिर पैसा जो है इंटरेस्ट अगर जो है बैंकों पे ज़्यादा लोड आ जाएगा, अगर कम है तो फिर लोग बैंकों से ऋण कम लेंगे और ब्याज मार्केट से पैसा ज़्यादा उठाएंगे। तो सरकार को इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो जो खामियों को दूर करते हुए प्रशासित ब्याज दरों को का महत्व, खामियों के महत्व कम हो रहा है तो ब्याज दरों का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए इन कमियों को कम करना चाहिए ताकि देश में प्रशासित ब्याज दरें उनका महत्व बढ़े। नेक्स्ट है बाजार उन्मुख ब्याज दरें। जैसे मैंने आपको बताया, बाजार उन्मुख ब्याज दरें वे दरें होती है जो मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार दोनों बाजारों को में उधार कोष की कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है, जहां पर वो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर सापेक्ष साम्य के द्वारा निर्धारित होती है। इससे मुख्य रूप से अंतरबैंक याचना ब्याज दरें, अंतरबैंक याचना ब्याज दरें का अभिप्राय उन ब्याज दर से जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को कोष का अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है। एक बैंक को दूसरे बैंकों को जो कोष दिए जाते हैं एक दूसरे की सहायता के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अंतरबैंक याचना ब्याज दरें। इनका जो निर्धारण है जो बैंक मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। सेकंड है व्यापारिक साख ब्याज दरें। व्यापारी वर्ग न केवल व्यापार करते हैं, वो एक दूसरे को उधार ऋण देके वित्तीय सहायता भी करते हैं। तो व्यापार जगत में धन के अंतरण पर जो ब्याज दर ली जाती है वो कह जाती है इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेड क्रेडिट। व्यापारिक साख ब्याज दरें और इनका निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा ही होता है। अगर मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो ये दरें ज़्यादा होगी, अगर मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो ये दरें क्या होगी, कम होगी, और मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो ये दरें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें समय समय पर मांग और पूर्ति के गणने या बढ़ने ये जो दरें हैं वो भी परिवर्तित होती रहती है। निर्गमित प्रतिभूतियों में ब्याज दरें, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या अन्य निगम जो बाजार में अपनी प्रतिभूतियों पर जो ब्याज दर वसूल करते हैं बेचते हैं उन्हें निर्गमित ब्याज दरें कहा जाता है। ये ब्याज दरें भी बाजार में उनकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जहाँ उनका साम्य होता है उसके अनुसार निर्धारित होती है और समय समय पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से बदलती रहती है। अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों की ब्याज दरें मतलब जो निर्गमित, जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, भारत में धन की आवश्यकता पूर्ति कई ऐसी प्रतिभूतियां भी जारी की जाती है जो निर्गमित प्रतिभूतियों की श्रेणी में नहीं आती, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, हुंडीज हैं। तो ये निगमित प्रतिभूतियां नहीं है, अनिगमित प्रतिभूतियां कहलाती है, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो इसमें जो है इस पर जो ब्याज दरों का निर्धारण भी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें, असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण महाजन आ जाते हैं, साहूकार, देशी बैंकर, वित्तीय दलाल,
जो संगठित नहीं होते हैं उनके लिए कोई ऐसे मार्केट नहीं है, असंगठित होते हैं ये, वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मतलब पूंजी बाजार जो हमारा मुद्रा बाजार है संगठित, उससे अलग होते हैं। तो इसमें इन पे प्रशासकीय जो नियम है, उन पे सरकारी जो नियम होते हैं वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता उनका। वो अपनी मांग और पूर्ति के द्वारा ही उनकी जो ब्याज दरें वो निर्धारित होती हैं। साहूकार वगैरह जो ऋण देते हैं आपस, जो महाजन ऋण देते हैं, वो अपनी बैंक दर, अपनी ब्याज दरों का निर्धारण वो स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार देश में जो है दो तरह की श्रेणियों की ब्याज दरें प्रचलित है। पहली श्रेणी में प्रशासित ब्याज दरें, नियमित ब्याज दरें जो रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, उनके द्वारा ही समय समय में निर्धारित की जाती है। व्यापारी बैंकों की ऋण उधार दरें, जमा दरें और सरकारी प्रतिभूतियाँ, इसके अलावा डाकघर जमाओं की ब्याज दरें सब इसके अंतर्गत आती है। दूसरी ओर बाजार मुक्त ब्याज दरें जो कि बाजार की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति के द्वारा। धन्यवाद।